नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान में हम लोग मृत भक्षण जन्य पांडु रोग पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मृत्तिका जनित पांडु रोग के लक्षण ऐसा आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। मैं पहले सब लोगों को पहले म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि घर की आवाज आती है ना, तो बर्तन का बहुत ही ऐसे आवाज आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। पहले मुझे म्यूट करने दीजिए। इसमें 11 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है कि शूनाक्षी कुट गंड भ्रुहु शूनपाना भीमेहनः कृमि कोष्ठो अति सार्येत मलम सासृक पानविंतम। इतना बढ़िया बता रहे हैं, और यह ऐसे ही पेशेंट हमको दिखने को मिलते हैं इसमें, क्योंकि ये आप्त वचन है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सतयुग से कलयुग आ जाएगा, कलयुग से फिर आगे क्या होगा, लेकिन ये लक्षण कभी भी नहीं बदलते। मनुष्यों में मिट्टी खाने से यही लक्षण आते हैं, क्योंकि आप्त वचन है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पांडु रोग जब हो जाता है और उसमें कोष्ठ में कृमि पड़ जाते हैं, खासकर मिट्टी खाने से जो पांडु रोग हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, रक्त का संचार ठीक ठीक नहीं हो पाता है। तब शरीर का मल जो है यत्र तत्र संचित होने लगता है। इस प्रकार शरीर में यथावत शुद्धि न होने के कारण रोगी के अक्षिकूट मतलब पूरा आंखों के नीचे ऊपर, फिर गंड प्रदेश मतलब गाल में, भौं में, आईब्रोज के ऊपर और भ्रू प्रदेश में शोथ हो जाता है। इसी तरह से पांव में, फिर उसके बाद में नाभि प्रदेश में, इंद्रियों में सूजन आ जाती है, पेट में कृमि पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, एस्केरिस, राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म ऐसे पड़ जाते हैं, और अतिसार हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, और मल के साथ रक्त निकलता है और कफ भी निकलता है, मतलब म्यूकस भी बहुत ज्यादा आ जाता है। और टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि मृजस्य लक्षणम माह शून्यत्यादि सर्व पांडु रोगेषु कृमि कोष्ठता यदा स्यादत लक्षणमिति जेजट मृतिकाजानंतर पठित्वेन तस्य लक्षणमित्यन्ये। इसका मतलब ये है कि जब ये शून्यत्यादि जब बोल रहे हैं तो मृद लक्षण महा शून्यत्यादि, तो शून्यत्यादि जब बोल रहे हैं तो आचार्य जेजट कहते हैं कि सब प्रकार के पांडु रोग में कोष्ठ में कृमि पड़ जाए और ये लक्षण उत्पन्न हो जाए, तब हमें ये समझना चाहिए कि ये मिट्टी खाने से हुआ है। और कुछ आचार्य बोलते हैं कि मृतिका जन्य पांडु रोग के पश्चात जब लक्षण कहे जाते हैं तो केवल ये मिट्टी खाने से होते हैं, लेकिन जेजट बोलते हैं कि नहीं नहीं, सारे पांडु रोग में कृमि जब पड़ेंगे तब ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। दोनों का मत है अलग अलग, मतलब दूसरे आचार्य बोलते हैं कि मिट्टी खाने से होता है, और जेजट आचार्य बोलते हैं कि केवल मिट्टी केवल सभी पांडु रोग में कृमि जब हो जाए तभी होते हैं। विदेह जो है, विदेह नाम के आचार्य हैं, ऋषि हैं, बोलते हैं विदेहे तो पठ्यते
मृद भक्षणात् भवेत् पांडुस तंद्रा आलस्य निपीडितः सश्वास का शोषार्षः सादा रुचि समन्वितः शुद्ध पानादन करः कृशांग कृश पावक इति। इसका मतलब यह है कि विदेह में विदेह तो मृतिका जन्य पांडुरोग के निम्न लक्षण लिखते हैं, यथा मृद भक्षणात् भवेत् पांडु इत्यादि। मतलब मिट्टी खाने से होने वाला पांडु रोग जो है उसमें तंद्रा होती है, मतलब ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा फीलिंग होता है, आलस्य बहुत ज्यादा फीलिंग होता है, लेजीनेस होता है, श्वास कास और शोष, बवासीर मतलब अर्श व्याधि होती है, अंग साध पूरा अंग जो है वो पूरा ढीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, गुरुता आती है, अरोचक हो जाता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति सब जगह होने लगती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है, हाथ पैर मुख में सूजन आ जाती है, पूरा शरीर कृश हो जाता है, पाचक अग्नि मंद हो जाती है, मतलब अग्नि मांद्यता वगैरह सब हो जाता है। तो ये जट आचार्य का मत बता दिया, फिर अन्य आचार्यों का बता दिया और विदेह का मत बता दिया, इस तरह से ये बता दिया है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोगों का क्या मत है? आचार्य लोगों का तो हम लोगों ने सुन लिया, आप लोग का जो मत है वो आप लोग कृपया यहाँ शेयर करिए। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अनम्यूटेड हो पा रहे हैं कि नहीं एक बार देखिए, चेक करिए। हाँ, तो डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट जो मिट्टी खाने से स्वेलिंग वगैरह आ रही है, पेट में कीड़े पड़ जा रहे हैं, तो उनको कैसे सिम्टम्स आते हैं आप लोगों ने देखा है तो बताइए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, पेट में कीड़े पड़े हैं, कृमि है और ऐसे सूजन वगैरह आई है, आपका अनुभव है तो बताइए। हाँ वैद जी नमस्कार। प्रणाम जी। एक्चुअली तो पेट में कीड़े पड़े हैं और सूजन आई है ऐसे नहीं, हिस्ट्री आती है कि ये सब चीजें होती हैं और तब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको उन्होंने मतलब मिट्टी खाने की आदत है या उनके जो है वो पेट में शूल होता है और कहीं जैसे हुक्म वगैरह हुआ तो मतलब बाद में इन्वेस्टिगेट कराते हैं या उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको कीड़े निकले थे। और हुकवर्म्स कभी होते हैं या ऐसे तो मतलब जहाँ पर अंदर कहीं कुछ ब्लीडिंग जो उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड आता है तो उसमें ज्यादातर करके वैसे कीड़े निकलते हैं और सिम्टम्स पहले शो होते हैं, हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उनके जो है वो वर्म्स थे अंदर, तो ऐसे पता चलता है। जी, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि आईडी और पासवर्ड चेंज हो गया है आज का, तो जो लोग व्हाट्सएप पे हैं एक बार आईडी देखिए, चेंज हो गया है सब जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, आपने देखा है क्या ऐसे पेट में कीड़े भी पड़े हैं और पांडुरोग भी हो गया है, शोथ हो गया है? हाँ सर, बच्चों में देखा है ऐसे। इमरजेंसी में बच्चों ऐसे में कभी देखा है जी? इमरजेंसी में सर मैंने लार्वेल जो पोस्ट सर्जिकल वुंड के अंदर देखे हैं, लेकिन पेट के अंदर के यूजुअली बच्चों में, और जहाँ पे कृमि की हिस्ट्री वो बताते नहीं है, लेकिन पेट दर्द है, क्रॉनिक कुछ तो भी टाइफाइड की हिस्ट्री, और उसके बाद में मीठा खाना, मैदे का खाना, बेकरी का खाना। एक छोटा बेबी का केस था जिसमें 400-500 शुगर बच्चे की रहती थी और उसको कोई मदर पेरेंट्स की हिस्ट्री नहीं थी। ही वॉज ऑन इंसुलिन, 1.5 years का बेबी था। तो बिकॉज डिस्टेंट पेशेंट है तो मैं पर्सनल लाड़ी नहीं देख सकती हूँ, लेकिन उनका जो भी सारा सिम्टम्स था, तो कृमि मुद्गे रस और कषाय देने के बाद में उसको हल्का स्रावसन विरेचन, इसके बाद में उसका शुगर कम होने लगा था, जिसपे से मुझे पूरी तरह से अंदाजा आ गया डायबिटीज की ट्रीटमेंट से ज्यादा उसको, जैसे कफज हमारा ये रहता है ना, गृहिणी का चिकित्सा, वैसे करने के बाद तो कुछ भी करके आपको डायबिटीज की ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिलता है उस वक्त में। फिर पेरेंट्स को उसका बेकरी और दूध बंद करना पड़ा। उस 3 से 4 महीने के बाद में उसका इंसुलिन कम हुआ था। तब सर ये कृमि की हिस्ट्री होगी ऐसे लगता है जो आप पढ़ा रहे हो। और पांडु रोग बहुत ऐसे जो कफज जहाँ पे संप्राप्ति ना सर, वहाँ पे पांडु को आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है, शोध जन्य अक्षिकूट शोध, उसके बाद में स्किन का सफेद होना, मतलब उनका फेयरनेस ही अलग होता है। और दूसरा भ्रम वगैरह नहीं आता है उनको, लेकिन हमेशा संत रहते हैं, उनकी एक्टिविटी कम रहती है, ऐसे बच्चे दिखते हैं सर। नहीं तो कुछ बच्चे कैसे खाते हैं पीते कुछ भी हो जाए खेलते रहते हैं, उनका वजन ही नहीं बढ़ता है, तब हम डाउट लेते हैं। लेकिन कफज पांडु का अगर ये रहता है तो यूजुअली उनके मतलब
जिसे बोलते हैं कि डिपेंडेंट पार्ट्स में सूजन, या फिर नाभि नाभि आसमंत में दर्द होना, या अक्षिकूट शोथ, ये लक्षण दिखते हैं सर। दिखते हैं सर। जो आप जो ये कृमि बता रहे हैं वो शायद आंतरिक कृमि है, मतलब आंत्र के अंदर। लेकिन कृमि जन्य जो इन्फेस्टेशन जिसे बोलते हैं, वैसे भी केसेस दिखे सर मेरे पास में। सबसे हॉरिबल केस एलिफेंटाइसिस की थी, मतलब श्रीपद रोग। 5 साल उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसका वायरल लोड पूरा हमने 100-200 तक था जब उन्होंने बंद किया। मुस्लिम पेशेंट थी और वो नॉन वेजिटेरियन बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे नॉन वेज ही बंद कर होता था। लेकिन जब उसको रिजल्ट मिला तो उसने नॉन वेज बंद किया था। काफी वायरल लोड था उसका, एकदम एकदम ठंडे, एकदम मतलब वो जो कफत शोथ मैंने देखा हुआ है फर्स्ट टाइम, हाथ लगा के पिटिंग एडिमा, मतलब इतना पिटिंग। और जब उसको बुखार आता था, शी वॉज ऑलवेज इन टू फीवर। तो उस वक्त में ये कृमिजन्य शोथ और सीवियर पांडु, मतलब 7 ग्राम 8 ग्राम ऐसे ही ये रहता था। बट वहां पे फाइलेरियासिस से इन्फेक्शन होता था, तो वो भी देखा है सर। आप कितनी अच्छी हैं, आपने कितना क्रिकेट में कितने ट्रॉफी पे ट्रॉफी, ट्रॉफी पे ट्रॉफी, कम से कम 50 तो ट्रॉफी मैंने देख लिया कि आपने ला लिया। बधाई हो अनुरिता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ये बार में तो 7 साल की ट्रॉफी हमने छोड़ी। एक्चुअली सेकंड ट्रॉफी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया ऐसे बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत धूप थी तो वो हमारा एनर्जी नहीं टिका, 7-8 मैचेस थे। थैंक यू सर। जी, मैंने ना ग्रुप में एक पांडु रोगी का फोटो भेजा है, देखिए उस उनके अक्षिकूट शोथ कैसे है। आईब्रो के नीचे आप थोड़ा देखिए स्वेलिंग कितना है, पूरा पफिनेस है, चेहरे पे स्वेलिंग है, पांडुता है पूरा। सर ये पफिनेस कार्डियक पेशेंट में भी दिखता है ना सर, जो उसमें भी यूजुअली दिखता है, क्रॉनिक, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दिखता है, जहां पर भी खून की कमी हो जाती है उसमें दिखता है। जो लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और हाइपरटेंसिव रहते हैं, या लिवर डिसऑर्डर और हाइपरटेंसिव रहते हैं, तो उसमें भी अक्षिकूट शोथ दिखता है इसी। हाँ सर, जी आपने ये जो भेजा है ना, ये बहुत माइल्ड वाला भेजा है। ऐसे पूरा बल्ज बना रहता है सर उनका, मतलब आंखों के नीचे से सूजन, मतलब अलग ही सूजन रहता है। ये तो फेस में भी आप इस पेशेंट का सूजन, लेकिन मैंने ऐसे सूजन देखे हैं सर जो क्रॉनिक कार्डियोमेगाली या कार्डियक इन्फेस्टेशन, और जो रूमेटॉइड कार्डाइटिस है ना सर, ऐसे केसेस में बहुत विचित्र लक्षण रहते हैं। और इतना शाश्वत है आयुर्वेद। मैंने मतलब आमवाद को बहुत तरीके से पढ़ा है, तो रूमेटॉइड कार्डाइटिस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, और उनको ट्रांसप्लांट या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, या फिर वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट वगैरह बोलते हैं सर। वहां पे अक्षिकूट शोथ बहुत अलग रहता है, और अरिथमिया। जी। डॉक्टर उषा तबानी मैम, आप कुछ बताइए। डॉक्टर उषा मैम, आपने ऐसे पांडु के पेशेंट तो देखे ही होंगे, मिट्टी खाने वाले पांडु रोगी। उषा मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी, डॉक्टर प्रगति जी, डॉक्टर कमल जी, आपने देखे हैं पेशेंट। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, पवन जी बताइए आप, आवाज सर आपका क्लियर नहीं आ रहा। प्रणाम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर बहुत सारे पेशेंट तो देखे ही है जी। मैं पहले यही सोचता था जो लोग मिट्टी खाते हैं ना, वो एनीमिया की कमी से खाते हैं, खून की कमी से खाते हैं। और मैं उसमें मेरे को ये इसका हेतु प्रॉपर पता नहीं था। ये मिट्टी खाना, मैं ये सोचता था खून की कमी होगी इसलिए लोग मिट्टी खाते हैं, तो उनको मिट्टी ज्यादा अच्छी लगती है। पर इसके विपरीत अब देखने को मिला भाई, ये मिट्टी की वजह से ही और ये पांडु का, क्योंकि उसका धातुओं का अपरिणन नहीं होता, वो सारा कोटिंग बना देता है मिट्टी। रस उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता प्रॉपर, जो हमारा सार्किक विभाजन के बाद जो रस बनता है। अगर रस धातु प्रॉपर नहीं बनेगा तो सारी धातुओं का फिर रस के बाद रक्त नहीं बनेगा, तो इसलिए रक्ताल्पता की जो एनीमिया के जो फीचर है ना, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बेसिकली, एक तो ज्यादा जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें, और जो छोटे बच्चे जिनका न्यूट्रिशनल नहीं अच्छा होता, उनके अंदर ज्यादा ये, जैसे मैम ने बताया, जिनको हार्ट की जो होता है, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, उनमें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एनीमिया पेशेंट को देख, सॉरी, इसमें जो रहते हैं ना बच्चों को, होता है वायरल इन्फेक्शन होता है निमोनाइटिस, उन बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
और जो बच्चे मदर के फीड पे रहते हैं, जो जो हाँ, जैसे 5-6 मंथ के बाद कई माताएं ऐसे होती है, बच्चों को कभी रोटी का टेस्ट नहीं कराते या उनका आहार चेंज नहीं करते, वो सिर्फ मदर फीड पे रखते हैं। उन बच्चों में तो खासकर ये देखने को ही मिलता है एनीमिया, जो पांडु रोग है ना, उनको देखने को मिलता है। और वायरल इन्फेक्शन में भी सर बहुत ज्यादा हो जाता है, कईयों को जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, उसमें भी ये वाले फीचर देखने को मिलते हैं। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम आप बताइए। जी प्रणाम। एक्चुअली सर ये जो कंडीशन बताई गई हैं सोनाक्षी कुट शोभा, ये बहुत ही कॉमन कराची कार्डिनल साइन है। क्योंकि यहाँ हम सबसे पहले अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो हमें यही लगता है कि जो हमारे आहार रस का जो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। अब वो चाहे कमी रोग में मान लेते हैं कि उसका सारा सारा जो बच्चे ने खाना खाया वो सब कमी ने ले लिया। जब उसको ले लेगा तो फिर वो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे और भी डिजीज हैं, जैसे हृदय रोग है, किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, माल न्यूट्रिशन है। तो ये इन टोटल जो पैथोफिजियोलॉजी है वो लगभग एक सी बनती है। उसमें इससे यही लगता है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो रस धातु का निर्माण होना चाहिए रस से रक्त से, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो आहार रस है उसकी उत्पत्ति प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। और वो हमारी जो गहरी धरा कला है, पित्त धरा कला है, मज्जा धरा कला है, शुक्र धरा कला है, वो सब जो है प्रॉपर, और उससे उसका नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं घड़ी दुष्टि हो जा रही है। तो कृमि रोग में भी स्पेशली अगर एक भी कीड़ा किसी तरह से, एक भी किसी भी तरह का कीटाणु बॉडी में है और फिर वो मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि उसको तो वह क्षेत्र मिल गया। और जैसे ना आदि क्षेत्र यथा क्षेत्र बीज भूमि था, तो जहाँ उसको उसने अपना स्पेस बना लिया और वो उसको वहाँ नरिशमेंट मिल रहा है, वो अपने ले रहा है। तो वो जब नरिश ले रहा है तो वो कम से कम हमारी वो जो बॉडी है वो कहीं ना उसका हक छीन रहा है, उसका अधिकार छीन रहा है। उसको प्रॉपरली जहाँ फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मन नरिश्ड केस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और ये धीरे धीरे जब इन्फेक्शन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी बढ़ जाती है तो फिर वहां पर कहते हैं ना कि इरिमेटस टिश्यू होने लगता है, या वहाँ पानी, खून की जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। पेशेंट बहुत कभी कभी बहुत ही सीरियस कंडीशन में पेशेंट आता है, इतना पिटिंग एडोमा लेके आएगा, उसकी कभी कभी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा जनरल एनासार का होगा, उसकी आंखें तक नहीं खुल रही होंगी, सांस फूल रही होगी। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, जब भी याद नहीं है कितने दिन पहले, लेकिन मुझे भी याद है एक लेडी आई थी, उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, उसका पूरा चेहरा सूजन सूजन से भरा था। और घर वालों को था कि अरे मैडम ये फूल गई है, इसे फूल गई है, खाना ज्यादा खा रही है, क्योंकि वो डाइट भी लेती थी। आप ये ध्यान दीजिए कि कमी रोग वाले पेशेंट को खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाना उनको एकदम लगता नहीं है। फिर वो उसने क्या, उसको जब हम लोगों ने स्टडी की, यूरिन आरएम वगैरह, स्टूल आरएम वगैरह, एलएफटी कराया, एचबी उसका 4 पे पहुंच गया था, 4.5 या 4 पे था। इतनी प्रॉब्लम, मतलब उस कंडीशन में पेशेंट आई थी। लेकिन ये है कि सर जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, क्योंकि उस समय हम लोग दोनों तरह का ट्रीटमेंट चलाते थे, बीएचयू में ही थे। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, मैडम ने तुरंत उसको गोक्षुर चूर्ण और गोक्षुर क्षीर कषाय, गोक्षुर से शुरुआत की थी। बाकी आरोग्य वर्धिनी और चंद्रावती हम लोग बहुत कॉमनली चलाते रहते थे। और यहाँ पे थोड़ा सा एरन शरीर का भी रोल था, क्योंकि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज्यादा था। और जब सारी इन्वेस्टिगेशंस कराए तो वो एनीमिया में ही मान लेते, पांडु रोग नहीं आई और कृमि रोग उसको पाए गए। फिर मैंने सैट्स वगैरह सब उसमें मॉडर्न का आयुर्वेद का मिला के दिया गया। 3 दिन में उस पेशेंट का 15 kg वजन कम हुआ। और पेशेंट पहचानने में नहीं आ रही थी कि वो पेशेंट जो है वो इतनी ज्यादा इडियोमेटस जनरल एनासार का लेके हमारे पास आई थी। उसका वो कंप्लेन उसकी मेन थी कि उसका शरीर बहुत फूल रहा है, उसको पीरियड ही नहीं आ रहा है। और फिर जब उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है तो उसको अच्छे से पीरियड भी आने शुरू हो गए, प्रेगनेंसी भी आई, और वो पेशेंट नॉर्मल हुई। लेकिन उसकी उस समय भी उसकी एज 30-35-35 साल की शायद रही होगी।
लेकिन ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, और वो पहले पूरी बॉडी का तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये शून्याक्षी कोर्स अभी जो बता रहे हैं, शून्याक्षी कोर्स बहुत जल्दी नहीं जाता है, उसमें और ज्यादा समय लगता है। और उसके बाद वो जैसे हम लोग पढ़ते भी है, क्लिनिकली भी पढ़ते हैं कि जहाँ आंखों के सामने अगर एडिमेटस लगता है या सूज लगता है तो उसके कॉजेज क्या क्या है। तो मेन कॉजेज में एनीमिया मानते हैं, और एनीमिया के कॉजेज में हम लोग चाहे वो किडनी डिजीज से माने, चाहे किडनी से माने, चाहे लीवर डिजीज से माने, चाहे हार्ट से माने, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैथोलॉजी सबकी एक ही रहती है कि जो उसमें एनीमिया होता है, ये डिफिशियंसी होती है ब्लड की। जी जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है? आकांक्षा जी, आपको कुछ बताना है? मेरे एक पेशेंट था, मैं अभी ध्यान आ रहा है मेरे को, 3-4 साल पहले की बात थी, बच्ची थी वो 7-8 साल की। उसमें ये सारे फीचर थे, उसकी बॉडी में इतनी रुक्षता थी। उसको बेसिकली ना वो मेरे पास आती थी कफ के लिए, उसको खांसी और ये अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम थी। एक बार उनके घर वालों ने बताया इसको ऐसे ऐसे ना वो निकला, कृमि निकला, एस्केरियासिस टाइप का। तो मैंने उसको कृमि की वो चिकित्सा दी। उसके बाद उसको सांस की प्रॉब्लम भी, दोबारा फिर उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी टाइम उसको ठीक हो गई। ये भी एक उसका मैंने वो क्लासिकल फीचर देखा। उसकी बॉडी में बच्चे की अक्सीकुट स्वेलिंग और पैलर था, और बॉडी में बहुत ज्यादा रुक्षता थी। जैसे ही मैंने उसको चिकित्सा दी कृमि वाली, उस मेरे को पता नहीं लगा, मैंने तो वैसे ही सोच के दिया था भाई ये उसके पीछे फिर ये सांस की क्या पैथोफिजियोलॉजी रही, वो मेरे को कहीं पढ़ने को तो मिला नहीं रहा। पर वो हो गया था ठीक बच्चा। और एकदम उसके बाद उसका मतलब कलर कम्प्लेक्शन कृमि की चिकित्सा देने के बाद बहुत अच्छा हुआ। हेलो हेलो, आवाज कोई बोल नहीं रहा, आ रही है आवाज सर? मेरे को तो आ रही, बाकी लोग म्यूट हो गए। आ रही है सर, आवाज आ रही है। मॉर्निंग सर, प्रणाम सभी को। हेलो। हाँ जी अंजू मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, मुझे अंजना मैम से एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ मैम मैम बताइए मैम। हाँ एक बार जी जी। हाँ जी जी गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं कल भी डिस्कस कर रही थी, मेरे पास पेशेंट आई है एक मृतिका जन्य पांडु की। तो उसको जैसे ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही थी, एवरी 20 डेज पे उसको ब्लीडिंग हो रही है। तभी मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें उसका बल्कि यूट्रिस आया। इसका मतलब ये तो साइन है कि वात का प्रकोप है उसके उसको स्रोतोवरोध के बाद। दूसरा उसमें मैम कोर्स इको टेक्सचर ऑफ मायोमेट्रियल आया। मैम इसको हम आयुर्वेद के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इस टर्म को? बात है, बल्कि यूट्रस भी आपने जैसे बताया ना मैम, बल्कि जी यूट्रस भी मैम। अगर वो बता रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी पैरिटी क्या है, बच्चे कितने हुए उसको। मैम उसको दो दो बच्चे हैं मैम। तो वेरी वो नॉर्मल नॉर्मल, है। वो किसी वो नॉर्मल बात होती है, क्योंकि एक नॉर्मल यूट्रस और एक पैरस यूट्रस, पैरस यूट्रस इन द सेंस कि जिसको डिलीवरी हो चुकी होती है, उसका साइज कभी भी जो है वो नॉर्मल नहीं आता, मीन्स वो थोड़ा सा इंक्रीज ही करके आता है, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी में वो बल्कि निकल आ जाता है। तो वो पेरस वुमेन जो होती है जिसके बच्चे हो जाते हैं, उसमें वो बल्कि यूट्रस कोई डिजीज नहीं है या कोई पैथोलॉजी नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोला कि इको टेक्सचर जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा हेट्रोजिनस या उस तरह का इको टेक्सचर है अगर, तो पहले आप उसकी हिस्ट्री लीजिए। समटाइम्स उसको एमिनोरिया रहा होगा, या फिर उसको क्या कहते हैं, पेशेंट को मे बी की एडिनोमायोसिस भी कभी कभी इस तरह से अपना वो स्पेसिफिक वो देती है। तो उसको एमिनोरिया के बाद अगर उसको ब्लीडिंग हुई है तो ऐसा होता है, या पेशेंट ने आपको प्रॉपर हिस्ट्री ना दी हो, उसने एमिनोरिया के बाद एबॉर्टिफिकेट लिया हो या कहीं बेसिक हुआ हो, तो कहीं कभी कभी क्या होता है, अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती है तो इस तरह का हेट्रोजेनस टिश्यू वहां पे मिल जाता है। मैम तो था ये पहले ये, उसकी हेल्थ हाँ हिस्ट्री। हाँ ओके, हाँ हाँ 2 साल पहले, हाँ जी मैम, 2 साल पहले उनको प्रेगनेंसी हुई थी, उन्होंने अबॉर्टिफिकेशन लिया था। हाँ, तो फिर बस वही है, उसके बाद उन्होंने उसको
प्रॉपरली नहीं दिया तो वहां पे वो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है फिर वो हाँ एकदम कैल्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि कोई भी टिश्यू अगर बॉडी में पड़ा है तो फिर बहुत देर तक वो वहाँ क्या एसिमिलेट हो जाता है और फिर वो टिश्यू हो जाता है। और दूसरा है अगर उसको कैपेसियर भी करा लीजिए आप, समटाइम्स ऐसा तो नहीं कि कोई और अलग तरह की ग्रोथ उसकी बन रही है ना, तो फिर उसको लेखन द्रव्य देना पड़ेगा। लेखन जी द्रव्य मैम। देने से ये होगा कि एक तरह से हमें हमें अब क्लीनिंग कराने की सोचना चाहिए, तो वस्तीकरण है, नस्यकरण है और लेखन करण, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पहले आप डायग्नोसिस उससे कोई कंफर्म कर लीजिए कि वो व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, मे बी कि वो उसकी जो है कोई ग्रोथ होना हो रहे हो, या फिर वो जो एबॉर्टिफिकेंट था उसके बाद उसने यूएसजी कराई होगी ना, खाने के बाद नहीं कराई थी। मैम करवाई होगी मैम, उसके बाद वो तो मैंने और यूएसजी तो आप एक बार नहीं। हिस्ट्री अच्छे से लीजिए फिर बताइए, ठीक है। जी मैम ठीक है मैम, और आज एक कैपेसिमेर करा लीजिएगा। जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू। कमल जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर हाँ कमल जी। सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, देखिए आपका मुर्गा भी अभी मेरे पास एक, हाँ जी हाँ बोलिए। मेरे पास एक पेशेंट आया था सर, लेकिन उसका कंप्लेंट अलग सा था। उन्होंने बोला था 4 मंथ पोस्टपोन मेंसेस हुआ था, और पेशेंट का मैंने पूरा हिस्ट्री लिया तो मृदुभक्षण जन्य तो था ही। वो खाती थी थोड़ा सा मिट्टी, और वो कहती थी कि उसको जो शोथ आता है ना सर, सुबह उठने के बाद थोड़ा सा वर्टिगो भी था, थोड़ा सा पूरा बॉडी में स्वेलिंग आता है, और जैसे जैसे सुबह होती जाती है तो मेरा बॉडी श्रिंक हो जाता है, ऐसे बोलती थी वो। और वो कहती थी कि 6 मंथ पहले उन्होंने एक एमटीपी किया था मेडिसिन लेके, और उसके बाद यूएजी भी नहीं किया था। तो थोड़ा सा सर अंजना मैम से ये पूछना था कि यह मृदुभक्षण जन्य पांडु का रूल आउट करे, या उन्होंने वो एबॉर्शन किया उसकी वजह से, या अभी पेशेंट का जो खाने का लाइफस्टाइल बहुत सा अलग बिगड़ा हुआ है उसकी वजह से। रस धातु क्षय तो टिपिकल दिखता है सर उस पे, तो ये कैसे कोरिलेट करे कि उसका हिस्ट्री भी ऐसा है, और अभी पेशेंट कहता है उसका एचबी अभी 7 है, और सुबह बोलती है कि सुबह मेरे को ऐसा आता है अक्षिकुट शोथ सुबह उठने के बाद। तो थोड़ा सा वो हिस्ट्री भी उसमें हो सकता है क्या सर, बोलती है पेशेंट तो। और ट्रीटमेंट सर उसमें क्या कैसे करें हम, मृदुभक्षण जन्य करें, या उसका पहले जो एमटीपी उन्होंने किया था उसकी वजह से या आपको क्या लग रहा है? आपको सर क्या लग रहा है? अभी तो उसका रसक्षय बहुत है पेशेंट को, और 4 मंथ उसको मेंसेस नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वो जो मेडिसिन लिया वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं होगा अबॉट, और उसके वजह से जो धातु की वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं अच्छी तरह से हुई, ऐसे लगता है सर। तो धातु चिकित्सा मुझे, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन मैम से चाहिए मुझे। हेलो। एक्सपर्ट जी बताइए। अंजना हेलो। मैम आप जी इनका केस जी सुन। सर। हाँ जी सर, हाँ जी गुड सर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब एक्सपर्ट हैं, बस ये लोग केवल एक बिगाड़ देते हैं इसलिए पूछते हैं। ये लोग सब बहुत अच्छी चिकित्सा कर रहे हैं। मैडम मेरा यहाँ पर ये मानना था कि पेशेंट को जो आप दो कंडीशन बता रही हैं, दोनों जो है वो इंटर रिलेशन है, दोनों का वाइस वर्सा ही है दोनों। क्योंकि वो क्या हुआ, उन्होंने हाँ प्रज्ञापराध किया, उन्होंने हाँ एबॉर्टिफिकेंट खाया, एबॉर्टिफिकेंट खाया तो ब्लीडिंग बहुत हुई। ब्लीडिंग बहुत हाँ होने के बाद जो एक सूतिका परिचर्या होती है, जैसे हम ये मानते हैं कि डिलीवरी की तरह ही एबॉर्शन के बाद भी पेशेंट को बहुत ही अपनी केयर करना चाहिए। जितने हाँ मंथ का, शास्त्रों में भी बताया ना, कि जितने मंथ का गर्भ हाँ गिर रहा है उतने मंथ की सूतिका परिचर्या बहुत जरूरी होती है। तो वहां हाँ वो सूतिका परिचर्या प्रॉपरली कर नहीं पाई, इसलिए जो है वो रस धातु रक्त धातु का क्षय जो हुआ था वो लगातार बना रह गया ना। और फिर हाँ उनको जब जब कहते हैं ना, जब शरीर में जिस तरह हाँ का क्षय होता है उसी तरह की इच्छा होती है। तो मृतिका हाँ भक्षण पांडु का तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि जब हमारे यहाँ बॉडी में क्षय है रक्त धातु का, तो वो हमें पार्थिव जो है मिट्टी विट्टी खाने का बहुत खाती पेशेंट अक्सर ये तो मिलता है। तो ये रिलेशन उसी से इनका बनता चला आया है कि रसरस धातु का जो साम्य अवस्था है वो साम्य अवस्था में ये नहीं ला पाई, और इसके बाद इन्होंने जो है वो दूसरा चीज जो होता है वो हो गया मृतिका पक्ष भांडु, ऐसे एनीमिया सीवियर वो बढ़ता चला गया।
तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा पहले दीपन पाचन को शुरू करिए। जैसे दाढ़ीमाष्टक घृत है ना, या फिर हाँ इसमें यहाँ थोड़ा सा हम नागकेसर घृत भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पंचकोल चूर्ण या पंचकोल घृत या पंचकोल आसव भी कर सकते हैं। ठीक है, और अनुपान में मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है, या तो फिर दशमूलाधिपात है या फिर वरुण शिगरुपात है, क्योंकि मृतिका जैसा भी सर पढ़ा रहे थे कि जहाँ मृतिका सेवन किया वह सारा का सारा श्रोतावरोध हो गया। तो हमें हाँ दीपन पाचन करना है, हमें श्रोत शोधन भी करना है। ठीक है, तो दीपन पाचन के साथ श्रोत शोधन करने के साथ जैसे हाँ फिर आरोग्यवर्धिनी बट्टी है, कुबेर अक्षादी बट्टी है, थोड़ा सा खाने से पहले देखे। और उसके बाद खाने के बाद जैसे हम लोग जलाते हैं बिल मज्जा का पाउडर है, उसके अलावा लघु बसंत मालती है, थोड़ा सा बंग भस्म है, गिलोय सत्व है, थोड़ा सा कान में चूर्ण है, भूमि अमर की चूर्ण है, अपने हिसाब से आप मैनेज करिएगा। और उसके अलावा धात्री रसायन है, मुक्ता शक्ति है ना। तो ये सब पुनर्नवा मंडूर है, ये सब चीजें एडजस्ट करिएगा। और पेशेंट को उसके साथ में सारीवादी मंजिष्ठ आदि पास वगैरह दीजिए, है ना। और थोड़ा वायु विजन क्रमी मुद्रण ये भी ऐड करना पड़ेगा ही आपको उसमें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मृतिका जन्य है तो क्रमी, हाँ क्रमी जन्य भी है, और क्रमी जन्य को भी हमें उसको हटाना है। तो उस तरह से चलिए कि, और थोड़ा सा पॉसिबल हो धीरे धीरे दीपन पाचन हो तो थोड़ा हल्की बस्ती भी कर सकते हैं आप। बस्ती मैम कौन से तेल से दे उसको? अभी देखिए, मात्रा अगर आपको बस्ती। लगता है अभी आप कुछ लग रहा है कि जैसे पहले श्रोतोशोधन हमने किया और उसके बाद 6 जन्य संप्राप्ति हो रहा है ना, तो और ब्रीदिंग की भी बात हाँ आपने 6 कही कि हाँ, तो फिर उसी के हिसाब से हाँ पहले हम दे सकते हैं। शतावरी का भी यहाँ पे जो है क्षीर पाक या शतावरी घृत का भी बहुत फायदा करेगा, आप उसको दे ओके सकते हो। शतावरी घृत की जो है बस्ती बना के भी दे सकते, शतावरी घृत की बस्ती दे सकते हो, फल घृत की भी दे सकते हो, है ना। या फिर क्षीर वाला तेल भी यहाँ पे काम करेगा। और घृत में जो आप देते हो तो वो धीरे धीरे द्राक्षादि घृत है, द्राक्षासव है, द्राक्षा चूर्ण है, ये भी बहुत यहाँ पे अच्छा काम करेगा। नहीं तो द्राक्षा ऐसे खाए पेशेंट, तो इस तरह से उसकी थोड़ी आहार कल्पना औषध कल्पना बना लीजिए, पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, आप कुछ बोलिए आप लोग। किसी को कुछ बताना है पूछना है तो बताइए। मिनल गुप्ता मैम जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। किडनी फेलियर का जो एनीमिया रहता है सर, उसका मतलब हम दवाएं स्लो और ये तो यूज करते हैं, लेकिन वहां पे संप्राप्ति भंग जल्दी नहीं होता है, तो पांडु में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए कुछ बताइए सर, क्योंकि दीपन पाचन, रस पाचन, घृत, इसका दाढ़ीमादी घृत, रक्त पाचक, मेदोपाचक तो देना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और कुछ सर कल्पना में ताप्यादी लव, सर्वतोभद्र, ताप्यादी लव, हाँ, पुनर्नवा मंडूर बहुत बढ़िया काम करता है। थैंक यू सर। हाँ, मिनल गुप्ता मैम जी, आप बताइए। हाँ सर, प्रणाम सर। सर पांडु जैसा कि इसमें पढ़ ही रहे हैं कि हमारे पास अगर मृतिका भक्षजन पांडु के रोगी आते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले मतलब सर ये भी सोचना चाहिए कि उसमें कृमि का भी चिकित्सा साथ में करें, जिससे कि कृमि का जो कारण है वो पूरा खत्म हो। और सर ऐसे तो पेशेंट आते हैं कि उनको शोथ हो, ऐसे चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो जब भी हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी के कारण पेशेंट आता है तो उसमें स्वेलिंग ऑफ द फेस मिलता ही है ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर। तो सर उसमें हम पहले कृमि की चिकित्सा के साथ में ही अगर पांडु चिकित्सा करेंगे तो प्रॉपर उसमें हम सक्सेस मिलेगी। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है सर इसके अंदर। और सर ऐसे केसेस ज्यादा तो नहीं आते मेरे पास कि इस एरिया में इस तरह के पेशेंट्स कम है, पर तब भी जब भी आता है तो हीमोग्लोबिन कमी के कारण जो भी पेशेंट्स आते हैं उन सभी में मैं अब इसके बारे में सोचूंगी कि हमें कृमि के बारे में भी पूरा विचार करना होगा सर। यस सर। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलेंगी? आकांक्षा मैम शायद टिफिन बना रही हैं, बिजी है। डॉक्टर गंगवार सर, आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर विकास कुमार जी,
डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने तो पेशेंट देखे होंगे बहुत सारे। मनीषा मैम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी सर, अभी जस्ट पिछले सप्ताह ही एक बच्ची आई थी जी। काफी दूर से आए थे, तो उनको ये शिकायत थी कि इसका मुंह खुला रहता है हमेशा और मुंह से ही सांस लेती है और ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमको चिकित्सा चाहिए। तो उनका परीक्षण के बाद सारे यही लक्षण आए थे सर, और उसका ब्रीदिंग भी काफी फास्ट चलता था और हमेशा मुंह में नेल को लगाए रहना, उसको काटते रहना, ये सारे लक्षण थे। परिवार में माँ पिता सभी अच्छे थे, उनकी हाइट वगैरह, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था सर। और किताब उसका जो स्किन था वो भी दिख रहा था। फिर बाद में मैंने 3 दिन की दवा दे करके और उसको बुलवाई, तो मैं वही गुड़ अजवाइन खिला करके रात में कृमि कुठार रस खिलाती हूँ, कृमि घन गुलिकर, और मैं साथ में एक टैबलेट भी दे दी थी आम पाचक बटी का, कि पाचन का भी इसका पता चल जाए सुबह शाम, और 2 त्रिफला गुगुल भी चला दी थी सुबह शाम, एक सुबह शाम। तो तीसरे दिन उसको फिर मेरे को पंचकर्म देना था और धातु पुष्टि के लिए उसको और ग्रोथ के लिए भी उसको औषधियां बनानी थी। उसके बाद दूसरे दिन आए तो बोले मैंने बहुत अच्छे से इसका मोशन हुआ है, ऐसे मोशन जाती नहीं थी और उसमें कृमि भी दिख रहे हैं, उसको छोटे वाले वर्म्स भी थे। फिर बाद में उसको 3 दिन बस्ती भी कराया मैंने, तो उसके बाद भी उसको कृमि निकले, और भाई भी था, दोनों को शिकायत वैसे ही निकला। दोनों को फिर कृमि की चिकित्सा एक साथ करके और फिर ये दिखे, तो उनमें एक परिवर्तन आया सर कि वो बच्ची नाक से, और नस से भी दिया मैंने शीरबला तेल का, तो वो उसका मुंह बंद होने लगा। वो लोग बहुत साल से परेशान थे कि इसका मुंह बंद ही नहीं होता है मैम, और उसका अच्छा नहीं लगता है, पूरा मुंह खुला रहेगा, कहीं भी जाते हैं वीडियो बनता है, कुछ भी बनता है तो मुंह खुला रहता है। तो उसको 5-7 दिन में इतना प्रत्याशित लक्षण उसके जो थे वो ठीक हुए कि मुंह बंद होने लगा, नाक से सांस लेने लगी, और जो ब्रीदिंग बीच बीच में उसके फास्ट चलते थे वो भी ठीक है अभी, और मोशन अब प्रॉपर आ रहा है उसको, सुबह जा रहे हैं, नहीं तो ये लोग 2 दिन 3 दिन पे ऐसे मोशन जाते थे, और बस ये इनके ये लक्षण थे सर। तो कृमि इस तरह से भी रहता है कि कभी कभी चेहरे में हल्का स्वेलिंग सा नीचे, आंख के नीचे दिखा, और ग्रोथ नहीं हो रहा था। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये काम किया था, लेकिन इस तरह से आंतरिक के भी लक्षण निकले बच्चे में। बच्चे कृशकाय और पीताभ रहना और चिड़चिड़ापन होना, और हमेशा कुछ ना कुछ ये चॉकलेट और इसकी डिमांड करना, खाने के बाद उनको अच्छा लगना, तो ये नेल हमेशा मुंह में लगाए रहना, तो इसमें भी एक लक्षण मिला सर अभी लेटेस्ट मेरे यहाँ। तो ये था सर, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, नस्य का तो अप्रत्याशित आया, और थैंक यू सर, बस ये अभी का था मेरा। और आपकी जो बहू है वो एमडी कर रही है ना? जी सर। तो उनका थीसिस राइटिंग हो गया? नहीं सर, चल रहा, अभी 1 ईयर कंप्लीट हुआ सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में? जी। कितना अच्छा है। मैं, आपके बेटा भी डॉक्टर है ना आयुर्वेदिक? जी सर। कितना अच्छा है आपका फैमिली है, सब आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। जी सर। जी। उनके यहाँ तो अभी कॉलेज में काफी मेडिसिन भी बनाते हैं, और वो कृमि पे ही काम कर रही है सर, वो व्हाइट चूहों को लेकर के, और पलाश बीज पे काम कर रही है, कृमि पे ही उसको मिला है, तो उस पे ही कर रही है पहले। इसलिए मुझे याद आया, आपने कहा था ये कृमि पे काम हो रहा है। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक VOR ग्रेड 5 की केस थी, मैंने शायद 2-3 महीना पहले बात की थी, VOR ग्रेड 5 की। इस बेबी का सर गर्भ में रहता था तब से ये बेबी का हाइड्रोनेफ्रोसिस 7वें 8वें महीने से था। जब इसको सर्जरी के लिए इंडिकेट किया गया तो काफी एनीमिक और बहुत वीक था जन्म के बाद में, मतलब ये मेरे पास में 1.5 साल होने के बाद में आया। उसके बाद में भी इसका कंटिन्यूस रोता था, भूख नहीं लगती थी, और दूसरा चीज बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं, थोड़ा बहुत दूर से आते पेशेंट, तो उनका लैंग्वेज भी बैंगलोर टाइप का, मतलब साउथ का, तो उसमें ये लक्षण था सर कि 3-3 4-4 दिन उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था,
बिकॉज VOR ग्रेड 5, उसके बाद में रिफ्लक्स इतना हेवी था कि कंटिन्यूस उसको 1.5 साल एंटीपायरेटिक और ये सारी चीजें चली थी, और प्लस हाइड्रोनेफ्रोसिस था, किडनी श्रंक हो रहा था। अब वो जन्म से उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लस स्टेरॉइड मैंने बंद करा दिए थे, लेकिन टेंशन रहता है इसलिए मैं एडमिट करा के कर्म करती हूँ। पेशेंट बिल्कुल कॉपरेट नहीं था, पिताजी को ही पकड़ के, मतलब वो किसी से देखता भी नहीं था, हाथ भी नहीं लगाने देता था सर। जबरदस्ती मैंने बस्ती दिया था उसको, मात्रा बस्ती दिया था 20 ml का। तो 3 से 4 दिन में जो मोशन करने लगा था, तो 3 दिन के बाद में मैंने उनको छोड़ा सर। आज वो बेबी 3-4 महीने हो गया, उसके बाद में आया था, उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस चला गया है। VOR ग्रेड 5 अभी तक, क्योंकि जब तक DMC स्कैन या सिस्टोग्राफी नहीं करते तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसके यूरिन में हमेशा 20-25 इन्फेक्शन रहता था और एज भी काफी कम रहता था उसका। मतलब मैंने पहली बार पंचकर्म किया तो मुझे भी डर लगा, क्योंकि सिर्फ अपव्यंग से उसकी लेफ्ट किडनी की एरिया में उसको सूजन आ गया था और रेड एंड हो गया था। मुझे लगा पक्का मेरे से कुछ तो भी गलती हो, फिर भी मैं जब सीरियस केस रहता है तो स्वेदन नहीं देती हूँ सर, सिर्फ स्नेहन रहता है मेरा। तो वो सूजन वगैरह आ गया, 2 दिन रहा वो सूजन, लेकिन बस्ती दूं कि नहीं, अभ्यंग करूं कि नहीं, इस डर में मैंने सिर्फ 3 ही बस्ती करके छोड़ा। पेशेंट काफी दूर से आते हैं, बाहर गांव से आते हैं, तो उसके बाद में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जब भी फॉलो अप पे आएंगे तो 1 बस्ती मैं दे दिया करूंगी, लेकिन आपको जो भी है ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है तो ही ये, क्योंकि ऑपरेटिव 1 महीना में सजेस्टेड था। पेशेंट का पूरा यूरिन ऊपर रिगर्ज होता था और इन्फेक्टिव इसमें उसको बुखार काफी रहता था। वो खाता ही नहीं था, उसका खाना मतलब सिर्फ ये वो सांबार और चावल और वो मुझे हेतु बंद करने थे, क्योंकि साउथ इंडियन लोग रोटी जल्दी खाते नहीं है। तो 1-1.5 महीना मैंने उनको धीरे धीरे करके थोड़ा सा दलिया, थोड़ी सी चपाती, बहुत रोता था वो, जबरदस्ती उसको देना पड़ा। लिटरली स्टोनी हार्ड स्टूल रहते थे सर उसके। तो अभी 2-2.5 महीने में वही दीपन पाचन है, एरंड तेल में जो भी, क्योंकि पेशेंट टेस्ट के लिए इतना ही करता था, तो मैंने शहद में मिक्स करके उसका बाकी दूध और बेकरी प्रोडक्ट और साउथ इंडियन बंद किया था। और वो सर आज 2-2.5 महीने के बाद में वो पेशेंट आया। बीच में 15 दिन उसने दवाई भी नहीं लिया, क्योंकि बाहर गांव से आते उनको आयुर्वेद महंगा लगता है। लेकिन ऑपरेशन तो टल ही गया उसका, लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कम हो गया, प्लस उसकी किडनी की साइज अभी श्रिंक नहीं हो रही है। मैं रिपोर्ट जरूर शेयर करूंगी सर, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसमें। मैंने कृमि की भी चिकित्सा दी थी, और उसके साथ में बिकॉज अभी वो पंचकर्म नहीं कर रहे थे, तो मैंने नाभि पूरन एरंडेल तेल से और पूरा आसमंत में चंदन बना, लक्षादी और दशमूल, ये 2 तेल, क्योंकि वो अजीब सा पेन करता था उसको, तो यूजुअली शायद अपान का अवरोध होगा इसकी वजह से। फिर मैंने सर्वांग अभ्यंग उनको बताया, क्योंकि बाद में वो किडनी की जगह पे जो सूजन आता था या पेन होता था वो नहीं हुआ उसको। फिर मैंने घर में उनको तेल बना के दे दिया था वातावरण। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। उसका फेस का जो लुक है वो भी चेंज हो गया, और सबसे मेन चीज अभी वो खुद खाता है। अगर ट्रीटमेंट बंद पड़ता है तो 2-2, 3-3 दिन की बजाय अभी 1 दिन मोशन नहीं करता है, लेकिन जैसे उसको बस्ती वगैरह दिया, हार्डली महीने में 1 या दूसरे बार आते हैं वो, लेकिन फिर भी सर बस्ती और आपका शीर भरा तेल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसकी एनीमिया में भी डिफरेंस है, और मेन उसका अग्नि बहुत अच्छा हुआ है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए सर। प्रणाम। हाँ जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैंने भी एक केस देखा था, मतलब बहुत पुराना केस है, एनीमिया का के मतलब उनको एक्चुअली में ब्लड कैंसर था, करीबन 42-43 इयर्स के थे वो, और उनको कैंसर करीबन 15 साल से था। तो पहले कुछ हमें याद नहीं आ रहा, एक कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन मतलब का कैंसर था उनको, और उसका इलाज करीबन 14-15 साल से ले रहे थे, और करते करते बाद में उनका मतलब जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो गया था। तो उनको हर 2 या 3 दिन में उनको ब्लड लगवाने जाना पड़ता था, और उनका प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी कम होते थे। तो हालांकि सर बहुत लेट आए थे आयुर्वेद में, और जब हम मेरे पास आए थे तब उनका हीमोग्लोबिन करीबन वो 4-5 के करीब था। तो सर मैंने उनको धातु क्षय जन और अग्निमान पे काम किया, तो करीबन 24-25 दिन तक उनका ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ और प्लेटलेट भी नहीं चेंज हुए, और उनका HB भी करीबन 8 के करीब आ गया था। तो मैंने उनको वही धातु क्षय, अग्निमान और आपके इस पे कर्मी पे काम किया था। तो 24-25 दिन में उनका हीमोग्लोबिन करीबन 8 पहुंच गया था, और खाने पीने भी लगे थे और बढ़िया हो गए थे। पर एक दिन उनको सीवियर हेडेक हुआ, तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने
दवाई दी पर उससे उतना उनको रिलीफ नहीं हुआ, तो मैंने कहा एलोपैथी ले लो। तो फिर वो यहाँ से जबलपुर है, यहाँ से पास में ही, तो वहां पे गए और वहां पे 2-3 दिन इलाज हुआ, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। पर सर ये है कि 24 दिन में मतलब अगर 24 जिसका 2 या 3 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और प्लेटलेट काउंट मतलब चेंज करे बदले जा रहे हैं, उसका 24 दिन तक ये नहीं होना एक बहुत मतलब सीख थी सर कि अपने आयुर्वेद में कितनी ताकत है कि उनका 24 दिन 25 दिन तक उनका कुछ नहीं, ना ट्रांसप्लांट हुआ ना उनको प्लेटलेट लगाए गए। पर आखिरी में पेशेंट बोल गया कि मैंने आयुर्वेद खाई इसलिए मैं मर गया। और ये उनका स्टेटमेंट है बाद में, बड़ा दुख हुआ वो सर। 10 साल जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया ना सर, उसने उसको धीरे धीरे मारा है। उनसे सबसे पहले अंडरटेकिंग ले लिया कीजिए, और बिफोर रिपोर्ट है ना, इसका जरूर रखिए। अभी इतना अच्छा रिजल्ट आपने, आप सीधा मज्जा तक रक्त धात्वाग्नि अच्छा करके मज्जा तक आपका रिजल्ट पहुंचा है। लेकिन क्या है, हम वो सामने वाले को है ना उतना अवेलिंग बोलते नहीं है, या फिर वो अपना क्रेडिट नहीं लेते, यही गलती करते हैं। आने के बाद में, स्क्रीन करने के बाद में अगर कोई ऐसे बोलता है ना, सीधा बोलो कि अभी रिपोर्ट करा और बताओ। जब वो आया है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आया है, और जब हम उसको रिजल्ट देते हैं तो पक्का स्क्रीनिंग कराओ। ये मैं मॉडर्न लोगों से ही सीखी हूँ सर। ट्रीटमेंट तो चलता है नहीं उनके डायबिटिक सेंटर में, बस मंथली रिपोर्ट्स कराते रहते हैं। हार्ट के पेशेंट का भी रिपोर्ट कराते रहते हैं, बाकी तो कुछ है। उनको एक्चुअली देखना होता है कि अपना ड्रग कब साइड इफेक्ट कर रहा है, किडनी लीवर खराब तो नहीं कर रहा है। लेकिन हमें इसलिए देखना होता है हम कहाँ तक पहुंचे संप्राप्ति दूर करके। और बिल्कुल अपनी साइड में वो जगह मत लीजिए, अंडरटेकिंग लिखा लीजिएगा इनसे। नहीं, मैंने तो हमेशा उनका वीकली उनका एचबी और सीबीसी कराता था, और उसके परिवार वाले भी खुश थे कि नहीं यार ये मुझे ठीक हो रहा है। पर जब पेशेंट एक्चुअली क्या थे, 15 साल वो शायद सीएमएल का पेशेंट होगा। दूसरा चीज जो एलोपैथिक चलती है ट्रीटमेंट, उसमें कोई ना कोई एक कार्बाइड या कार्बोमेज़ापाइन या ऐसे कुछ तो भी केमोड्रग चलता है उनका, जिसकी वजह से बोन मैरो डिप्रेस होता है, स्टेरॉइडल कोई तो भी इनटेक रहता है। लेकिन आप वो ड्रग चालू रखे होंगे, तो इसकी वजह से आयुर्वेद तो कहीं पे भी कम नहीं पड़ा, उल्टा आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सर। तो कांग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। तो मुझे ये लगा कि यार नहीं, आयुर्वेद में तो वाकई में ब्लड कैंसर का तो बहुत अच्छा इलाज है और पेशेंट ठीक होते हैं। अब वो इतनी लास्ट स्टेज का पेशेंट भी अगर 24 दिन उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट नहीं उसके मतलब चढ़ाने पड़े, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। तो उसके परिवार वाले सब खुश थे कि यार नहीं इसको फायदा हो रहा है। पर पेशेंट आखिरी में अपने परिवार वालों को ये बोल गया कि तुम लोगों ने हमें आयुर्वेद के चक्कर में मार डाला। तो बड़ा दुख होता है सर सब चीजों को देख के। पर अपना कॉन्फिडेंस तो सर हो गया, अपन ने तो सीख लिया जितना अपन को सीखना था उस केस में। जी ऐसे जब मॉडर्न में मिलते हैं ना रिजल्ट, तो 5-10 केसेस को तुरंत प्रेजेंट कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये ड्रग किस पे, भले ही वो टेम्पररी ड्रग रिजल्ट हो। यहाँ पे तो आपने प्लेटलेट बढ़ा दिया, मतलब आप सीधा रक्त मज्जा तक पहुंच गए सर। वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बस केसेस लेते रहिए सर और ट्रीट करते रहिए। बहुत सिंपल योग कारागार होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सीएमएल एमएल रहता है, हमारे हिसाब से धातु अग्नि खराब होने के बाद में, दूषित होने के बाद में जो सर का प्रोटोकॉल है, आप बस फॉलो कीजिए, बहुत मिराकल रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू अरविंद सर फॉर दिस। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कुछ केसेस पूछना है या बताना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर तापस जी। सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर दिल्ली से डॉक्टर सुधा बोल रही हूँ सर। एक केस डिस्कस करना था आप ही वो है ना जो कुंडली देखती हैं, हॉरोस्कोप देखती हैं? सर आपकी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। 1 साल पहले आपने बात किया था। हाँ अभी मुझे याद आ गया। जी सर। हाँ तो सर एक पेशेंट है सर, 47 इयर्स के हैं, पोस्ट कोविड की हिस्ट्री है उनकी जी, और उनकी रिपोर्ट्स मैंने शेयर की है ग्रुप में जी। एक्चुअली उनको अक्टूबर में हुआ था कोविड 2021 में। तो उसके बाद सर उनको 1.5 महीने तक स्टेरॉइड्स वगैरह वो सब चलता रहा, तो उनका सब मेंटेन रहा। और लाइक फरवरी एंड तक उनका प्लेटलेट काउंट वगैरह सब कुछ सही था। उसके बाद फरवरी एंड मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो मार्च से हैं, तो वहां पे सर उनका प्लेटलेट काउंट कम होता चला गया, 16 के अराउंड पहुंच गया। और गंगाराम एम्स वगैरह में उनका ट्रीटमेंट चला और सब स्टेरॉइड्स ही दे रहे थे उनको। तो सर इस केस में फिर आईटीपी डायग्नोज हुआ, तो क्या कर सकते हैं सर, हम क्या दे सकते हैं? आपको आयुर्वेदिक क्या सिम्टम दिख रहा है?
सर आयुर्वेद में सिम्टम मैंने तो जो उनकी हिस्ट्री ली थी, तो मतलब उनका कहना था कि जैसे वो एडवोकेट हैं, शाम होते होते ना 4 बजे के करीब उनकी एक तो आवाज चली जाती है। बाकी कफ और कोल्ड का कोई मतलब उसकी लंग्स से रिलेटेड मुझे कुछ उसमें मिला नहीं। उनकी अग्नि अच्छी है, भूख बहुत अच्छी है उनकी, और मल प्रवृत्ति भी सही है, मूत्र प्रवृत्ति उसमें ये भी सब मुझे। नहीं, आप ये सही है वो सही है, आपको सर क्या रक्त व्याधि पित्त। लगा वो बताइए, ऐसे कंफ्यूज मत करिए सर मैं खुद आप। ही कंफ्यूज हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं तो आप क्या सिम्टम है वो तो बताइए, आप तो नॉर्मल चीज बता रही है, ये सही है वो सही है ये सही है, अब श्वास नहीं लग रहा, ये क्या, आप एक सिम्टम बताइए ना, तो हमें उनको क्या तकलीफ है, कौन सा स्त्रोत है। सर उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, वो तो नॉर्मल रूटीन चेकअप चल रहा था उनका, तो तब उनको पता लगा कि उनका प्लेटलेट काउंट कम है, बस बाकी उनको डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही प्लेटलेट है। को बढ़ाना है तो आप रस पाचक गुड़ुची सत्व दे दीजिए, फिर पपीते के पत्ते का रस दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। रस पाचक से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जी ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर, तो ये स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसे डायग्नोसिस तो करें कि रस धातु में है क्या, रक्त धातु में क्या, वैसे सर सोचेंगी तब। ठीक है सर। वैसा सोचेंगी तब ना आयुर्वेद का इलाज कर पाएंगी। जी जी सर। ठीक ठीक है है। सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर कुलभ जी कैसे हैं सर, राजपूत जी कुछ बता नहीं रहे, बहुत सारे लोग केवल सुनने के लिए आते हैं, कुछ बताते नहीं है। डॉक्टर रमेश गौतम जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं सर। सर ठीक है सर। सर मेरा एक पहले पेशेंट था, कई साल 1.5 साल पहले सर, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सर। जी। तो सर उन्हें क्या कहते हैं, केजीएम में चल रहा था ट्रीटमेंट उनका। तो वहां पर बढ़ ही नहीं रहे थे, ये प्लेटलेट काउंट और उसके टीएलसी थी 4-5 हजार के आसपास, जी और नॉर्मल था, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी कहीं से कहीं तक। जी तो सर मैंने जो उसे एक माही सीरत बनवाते हैं सर, जी जो वो दिया, और आपका मकर ध्वज दिया, और ताप्यादि लौ दिया, जी और महातिक्त घृत दिया साथ में साथ। जी तो सर ऐसी ट्रीटमेंट दिया था, पूरा याद नहीं मेरे को। तो जी। सर उसका प्लेटलेट काउंट 30,000 से 25,000 से सर 1 लाख तक पहुंच गए थे। अच्छा लेकिन सर वो बार बार फॉल हो रहे थे सर। अच्छा। हाँ, तो सर इसमें क्या करना चाहिए, बार बार फॉल हो जाते हैं सर। प्लेटलेट कम हो जा रहे हैं, उसमें भी यही है हाँ ना, रस पाचक दाढ़ी मादी घृत। आप जी पांडु सर। की चिकित्सा करिए पूरा, जी सर। पांडु समझ के करिए और सब ठीक हो जाएंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। सर एक पेशेंट है, कल ही आया था मेरे पास, इनफर्टिलिटी पे था। एक्चुअली इनका जब वो आए थे टेस्ट करके आए थे यूएसजी के लिए, ऐसे रूटीन चेकअप के लिए गए थे। आजकल पूरा पैकेज निकलता है ना, जी तो वो सब कराया, सब ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। सीमेन एनालिसिस जब कराया उनने, तो उनके इसमें ये कम निकला, मोटिलिटी 20% ही थी, और सीमेन थोड़ा सा ये था, स्लगिश वगैरह थे। बट उनका जब यूएसजी कराया उनने, तो फिर उनको वेरिकोसेल डिटेक्ट हुआ। तो सर यहाँ पे मेरे पास आया है, अब मुझे, अब पहले दिन जब कराया उनने तब ग्रेड 1 बता रहे थे, और जब सेकेंड डे उनने करवाया तो ग्रेड 3 बायलैटरल, यानी दोनों टेस्टिस में दिखा रहा था। और जब एक दिन पहले करवाए थे तो उसमें से लेफ्ट टेस्टिकल्स में वेरिकोसेल का बता रहे थे ग्रेड 1। तो सर एक दिन में ग्रेड 1 से ग्रेड 3 हो सकता है क्या? उन्होंने रात को नाइटफॉल हुआ होगा तो। नहीं, एक्चुअली मॉर्निंग का वगैरह था यूएसजी जो भी है तो 10 रात को शुक्र निकला होगा, ऐसा कुछ। मास्टरबेट किया होगा या फिर निकाला होगा। नहीं सर, अपने आप तो नहीं मास्टरबेशन। होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ओके, लेकिन सर ऐसा आपको रिपोर्ट होती है क्या? एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि एक ही दिन में ग्रेड 1 से ग्रेड 3 हो जाता है। अभी क्या होता है कि कभी कभी लैब अलग अलग जगह से करते हैं तो उसमें भी डिफरेंस होता है, अलग अलग लैब से करने से, जो किट यूज करते हैं उससे हो सकता है, या फिर धातु क्षय सच में हुआ होगा। ओके। आपको हेतु देखना पड़ेगा।
ओके। और सर एक्चुअली ये था कि उनको ग्रेड 3 जैसा उनके इसमें स्वेलिंग भी नहीं था, सिर्फ हल्का बर्निंग रहता है उनको स्क्रोटम में, जी स्वेलिंग नहीं था और पेन वगैरह कुछ भी नहीं है उनको, वो सब नॉर्मल है, वो तो जस्ट गए इसलिए डिटेक्ट हो गया। जी। तो सर फिर इसमें ग्रेड आप 1 एक मानना चाहिए? आप वो ठीक है, आप चिकित्सा देखिए और पहले हेतु निकालिए कि उनका रात को हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, अभी उनका तो बंद, यानी उनका समझ लो वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। आप एक वो बार जस्ट उनसे आए पूछिएगा थे। जब चेक कराने गए थे तो उनको शुक्रशय हुआ था क्या। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में चिकित्सा करिए, वृश्य योग दे दीजिए, शुक्र वल्लभ रस है, कामनी विद्रावण रस है, सिद्ध मकर ध्वज है, रसेंद्र काम चूड़ामणि, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, वंग भस्म है, हो जाएगा रिजल्ट। फिर वेरिकोसिल में फिर क्या एग्जैक्टली वृद्धि जैसा ट्रीट करना चाहिए? वेरिकोसिल, हाँ वेरिकोसिल में तो वहां पे ये बंडल शेप ऐसा हो जाता है, तो हाँ हाँ हाँ, इन्फ्लेमेशन वगैरह रहता है। इन्फ्लेमेशन है तो आप इन्फ्लेमेशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा ठीक होगा कि नहीं उसकी गारंटी, इम्पोटेंसी रहती है वेरिकोसिल में। तो आप ओके इसमें सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी ऐसे देखिए इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस होने देगा कि नहीं होने देगा ये हम नहीं बोल सकते। ओके पूरा मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है ना, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो वो पूरा खुलता नहीं है। ओके ओके ओके। सर उसके अपान वायु पे काम करते ना, ये जो सर ने बोला जैसे सूक्ष्म त्रिफला एकेटी ये करो और फिर वृश्य योग दो तो होगा ना पक्का। हाँ सर वो तो चालू है, वृष्टि योग चालू किया है मैंने। सर जब और तक शोधन बस तांडघृत का बस्ती दे दीजिए, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ सर वो अभी नॉर्मल बस्ती दे रहे हैं, जैसे दशमूल त्रिफला और धन्वंतर तेल का, और उसके बाद में फिर 9 डेज का मैं वृक्ष बस्ती यानी वही दोस्ताना घृत का बस्ती चालू करने वाला हूँ। अभी पहले शोधन कर लेता अपन वायु के लिए जी, उसके बाद में फिर वृक्ष योग। और सर लेकिन वेरिकोसिल पर उनका ठीक नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? वेरिकोसिल का गारंटी हम नहीं देंगे कि होगा कि नहीं होगा, वो ज्यादा सर्जिकल चीजें रहती है और सर्जरी के बाद भी वो पिता बन पाएगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है देती। हाँ बहुत वही नहीं उन्होंने बन पाएगा। वही बताया कि सर्जरी के बाद भी उनको ट्रीटमेंट यानी ये पेशेंट सक्सेस होगा असाध्य नहीं। होते हैं, ये ठीक नहीं होते हैं, उनको ओके आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लें क्या? ठीक है थैंक यू थोड़ा सर। ब्रेक लेके फिर मिलते हैं जी। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।